राम राम जी सारे ने। मेरा नाम संदीप राठी है। मेरे द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे हैं कि भाई हमने जीके के पार्ट पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। एक बार टॉपिक पढ़ने पाछा लग गए है कि हमारे तो कुछ याद होया ही को नहीं। तो भाई ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कैसे करना है, टॉपिक को सिंप्लीफाई कैसे करना है, उसको पेपर के टाइम पर रिमाइंड कैसे करना है, सारी की सारी चीजें मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि किसी टॉपिक को हम याद कैसे रखें। सारी की सारी चीजें मैं बताऊंगा। हिस्ट्री का एक टॉपिक मैं आप सभी को समझा दूंगा। उसके बाद सारे के सारे टॉपिक्स आप सभी को उसी फॉर्मेट पर बार बार रिवाइज करने हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि भाई आप सभी को पूरी जीके आराम से याद हो जाएगी। तो आप सभी को ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखनी है। तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। इस टॉपिक पर आप सभी के सबसे ज़्यादा डाउट आए हैं मेरे पास कि भाई हमको कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा, हम बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं लेकिन रिमाइंड नहीं कर पा रहे, हमको कुछ समझ नहीं आता। इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें बता दो जिससे हम सिलेबस को अच्छे तरीके से याद कर पाएँ और उसको अच्छे तरीके से पेपर में रिमाइंड कर पाएँ। तो भाई आप सबके लिए मैं कुछ चीज़ें पॉइंट वाइज बताऊँगा। अगर आप उसको फॉलो करके पूरे सिलेबस को करोगे तो आप सभी का सिलेबस अच्छे तरीके से पूरा होगा और आप उसको याद भी रख पाओगे। आप सभी को जितनी चीज़ें बताई जाएं वे सारी की सारी फॉलो करनी है। तो भाई जैसे ही हमें मान लो कि हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ना है, अगर हम उसको सीधा सीधा पढ़ लेंगे तो हम उसको कभी याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी को एक पैटर्न बताऊंगा, अगर उसको फॉलो कर लिया तो आप सभी को कभी किसी से दोबारा नहीं पूछना पड़ेगा कि किसी टॉपिक को याद कैसे करते हैं। मैं आप सब ने सिर्फ एक वंश के बारे में पढ़ाऊंगा, तो भाई वर्धन डायनेस्टी के बारे में पढ़ाएंगे। जो चीज़ मैंने आज तक अपनाई है सेम सारी की सारी चीज़ें मैं आप सभी तक बताने लग रहा हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी वंश हमारे इतिहास में होंगे आप सब ने सिर्फ इस तरीके से पढ़ना है। आप न्यू देखियो कि कितना इम्प्रूवमेंट आप सबके स्कोर में आओगा। तो आप सब ने ध्यान रखनी है सारी की सारी चीज़ें। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और सारी की सारी चीज़ें आप सब ने फॉलो करनी है। तो भाई हम किसी भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ाएंगे तो सबसे मेन चीज़ क्या होगी, उसकी के बना के बस स्थापना हुई होगी, उसका कोई संस्थापक होगा, उसमें कोई पराक्रमी राजा होगा, जब हम इन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो आप सब ने ध्यान रखना है कि उसका जन्म होया होगा, उसके सन के बारे में पूछ सके हैं, उसकी मृत्यु, ये सारे के सारे सेक्शन आप सब ने अलग अलग बांट लेने हैं। जब भी आप किसी भी वंश के बारे में पढ़ोगे तो इस तरीके से पढ़ना है। आप सब ने अलग अलग तरीके से एक टॉपिक ने छोटा तोड़ कर पढ़ोगे तो ज़्यादा रिटेन कर पाओगे। उसका कोई परिवार होगा, उसका कोई परिवार होगा, उसके माँ बाप का नाम हो गया, उसके बड़का का नाम हो गया या उसकी पत्नी का नाम हो गया, वे चीज़ आप सब ने याद रखनी है। उसके राज्य की कोई राजधानी होगी, उसने अपने जीवन में कुछ युद्ध लड़े होंगे। अब भाई कोई राजा है तो उसने युद्ध तो लड़े ही होंगे, नहीं तो राजा कौन कवा था। उसके बाद सबसे मेन चीज़ें जो आप सब ने याद रखनी है, उनके दरबारियों के बारे में, कोई दरबारी कवि होगा, कोई वित्त मंत्री होगा, कोई सारी की सारी चीज़ें आप सब ने याद रखनी है। फिर भाई कोई महत्वपूर्ण घटना हुई होगी, घटना, उसके बाद कोई यात्री आया होगा, यात्रियों ने उस समय पर बहुत ज़्यादा घूमते थे यात्री, और सारे के सारे लेखक होते थे तो वो बुक्स लिखते थे, उनके बारे में भी आप सबको पढ़ना है। मान लो अरस के समय पर कोई यात्री आ गया तो उसमें उसकी किताब में हर्षवर्धन से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। उन्हें हम दार्शनिक भी कहा करते। और साथ साथ में आप सब ने ये भी चीज़ याद रखनी है कि उसका कोई ना कोई उत्तराधिकारी भी होगा। सारे के सारे सेक्शन आप इस तरीके से बांट लोगे
और छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद करोगे तो उसने रिटेन कर पाओगे, और आप सब ने इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। कि आप सब ने ये चीज़ सीखनी थी, कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी तक भी ये चीज़ कर सको। बुक्स में सारी चीज़ लिख रखी हैं, अगर आप सिंप्लीफाई करना सीख गए तो आपने किसी का बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप सब नए इंडिपेंडेंट बनाना चाहूँगा ताकि आप सब सेल्फ स्टडी करके अपने आप अपने तरीके से सिलेबस को पूरा कर पाओ। अगर आप अपने तरीके से उस चीज़ को पूरा करोगे तो वो ज़्यादा रिटेन हो पाएगा, और उसकी रिवीजन भी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, क्योंकि आप सब ने सारी की सारी चीज़ें खुद समझ कर लिखी हैं। जैसा मैंने ऊपर पैटर्न बताया था उसी को फॉलो करके हम वर्धन डायनेस्टी को शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे। आप सभी को ध्यान रखना है कि मैं वही टॉपिक वही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर लिखा है। तो भाई वर्धन डायनेस्टी की स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई थी। संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। वर्धन वंश का दूसरा नाम क्या था? पुष्यभूति वंश। अब इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं आप सभी को बताऊंगा। आप सभी को सारी की सारी चीज़ें ध्यान से सुननी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और PYQ में आप देखोगे कि ये बार बार रिपीट होके क्वेश्चन आपके पेपर में भी आने के चांसेस हैं। तो इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा पुष्यभूति से रिलेटेड? इनकी जो राजधानी थी, जो पुष्यभूति ने बनाई, इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? तो भाई थानेसर। थानेसर है भाई कुरुक्षेत्र में। अब आपको ये बात बता दूं कि भाई ये एक नया नाम है, लेकिन इसका उस समय नाम क्या था? स्थानेश्वर। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि वर्धन वंश ने कौन सी राजधानी शुरू में बनाई थी? स्थानेश्वर। उसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थानेसर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो भाई पुष्यभूति ने कराया था। आप सभी को ध्यान रखना है। और थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है कि थानेसर, आप इसमें है ना पजल हो सकते हो। थानेसर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? सदाशिव राव। तो आप सभी को ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको लैक नहीं कर जाना है, कहीं आप गलत कर जाओ। आप सभी को ध्यान रखना है, आप सभी ने ये क्वेश्चन रट लेने हैं। आप सभी को ध्यान रखना है कि निर्माण करवाया था पुष्यभूति ने और पुनर्निर्माण करवाया था सदाशिवराव ने। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन। अब आप सभी को ये जान लेना है कि इनके पिता का नाम था आदित्यवर्धन, शादी हुई यशोमती से। इनके परिवार के बारे में बता रहा हूँ। आप सभी ने ऊपर फॉर्मेट में देख लिया होगा, तो उसी फॉर्मेट को मैं बार बार फॉलो करते हुए सारी की सारी चीज़ें आपको लिख कर बता रहा हूँ। यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। यशोमती और प्रभाकर वर्धन की 3 संतान हुई। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजेश्वरी। मेनली सबसे पहले हम राजेश्वरी के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई राजेश्वरी का जो विवाह हुआ था वो कन्नौज के
मोखरी राज्य ग्रह वर्मा से हुआ। कन्नौज पे मैं गोला लगा रहा हूँ, आप सभी को ध्यान रखना है। मैं आगे चल के बताऊंगा कि मैंने ये गोला क्यों लगाया है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। जो ये ग्रह वर्मा है इसकी हत्या कर दी किसने करी? देवगुप्त नाम का एक राजा था, मालवा का शासक था ये। अब आप सभी को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो राज्यश्री है इसके पति की हत्या कर दी देवगुप्त ने। अब आप सभी को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो राज्यश्री है उसके पति की हत्या कर दी देवगुप्त ने, और जो राज्यवर्धन है इसने देवगुप्त की हत्या कर दी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ देवगुप्त का एक दोस्त था शशांक, जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था। आप सभी को ये इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी को याद रखनी है। ये मेरे माइंड में रखी हुई हैं भाई, मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा, सारी की सारी चीज़ें मेरे माइंड में हैं, क्योंकि माइंड मैप बना के ही मैंने इनकी तैयारी करी थी। क्रोनोलॉजी बनाए रखनी है, और साथ साथ में जैसे माइंड मैप मैंने आप सभी को ऊपर दिखाया था कि भाई इस तरीके से आप पॉइंट्स बनाकर सारे टॉपिक को पूरा कर सकते हैं, उसी तरीके से आप सभी को पढ़ना है। एक स्टोरी की तरह पढ़ोगे तो जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा और कभी भूलोगे नहीं। तो अब इसका दोस्त था शशांक, इसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की हत्या कब करी? 605 ईस्वी में। अब आप एक चीज़ देखो कि जो ये शशांक है इसने इसकी हत्या तो कर दी, लेकिन शशांक को किसने हराया? हर्षवर्धन ने। प्रभाकर वर्धन के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई? तो 605 ईस्वी में हुई थी। इसी के बाद राज्यवर्धन राजा बना था जो शशांक के हाथों मारा गया था, उसकी भी मृत्यु 605 ईस्वी में हुई थी। तो आप सभी को ये दोनों सन याद रखने हैं। उसके बाद बाणभट्ट के अनुसार, बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। तो भाई बाणभट्ट के बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता दूं कि बाणभट्ट के अनुसार इसने एक पुस्तक लिखी थी हर्षचरित। उस पुस्तक के अनुसार जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी जो यशोमती थी वो भी साथ में सती हो गई थी। कई बार क्वेश्चन आता है कि सती होने का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो भाई हर्षचरित में मिलता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि थानेसर का विद्रोह हुआ था एक बार। का विद्रोह, उसको दबाने के लिए प्रभाकर वर्धन ने किसको भेजा था? तो राज्यवर्धन को भेजा था भाई। ये सारे क्वेश्चन प्रभाकर वर्धन से रिलेटेड थे, तो आप सभी को याद हो गए होंगे। आप इस चीज़ का एक बार रिवीजन कर लोगे तो कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट राजा के बारे में पढ़ेंगे जो वर्धन डायनेस्टी में था। तो भाई उसका नाम था हर्षवर्धन। उनका जन्म 590 ईस्वी। आप सभी को याद रखनी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हर्षवर्धन से रिलेटेड, आपके पेपर में आ सकता है। इसलिए मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप सभी को ये चीज़ें ध्यान से पढ़नी है। राजा कब बना? 606 ईस्वी। आप न्यू भी याद रख सकोगे भाई, 16 साल की उम्र में राजा बन गया था। अब इसकी राजधानी आप सभी को याद रखनी है। पहली राजधानी थानेसर। मैंने ऊपर कन्नौज के ऊपर गोला लगाया था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कन्नौज बनाई थी, तो इसलिए आप सभी को याद करने की ज़रूरत है। उसके बाद हर्षवर्धन ने जब राजा बन गया था तो शशांक को हराया। और साथ साथ में एक चीज़ और आपको याद करनी है कि एक यात्री
कम से कम 40 बार रिपीट हुआ होगा भाई आज तक ये क्वेश्चन। यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया 629 ईस्वी में। इनकी पुस्तक का नाम था सी यू की। अब आप सभी को ये बता दूं कि किस यात्री ने हर्षवर्धन के बारे में अपनी बुक में लिखा, तो भाई सी यू की में लिखा था ह्वेनसांग ने। और बाकी सारा का सारा वृत्तांत तो उसके जीवन के बारे में किसने लिख रखा है, वो लिख रखा है भाई बाणभट्ट ने। अब इससे आगे मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो ह्वेनसांग है उसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार। आप सभी को ध्यान रखनी है सारी की सारी चीज़ें। अब हमें दरबारी कवि के बारे में पढ़ेंगे। मैंने ऊपर बोला था कि हम अलग से पढ़ेंगे, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने 2 पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक आप सभी को याद कर लेनी है भाई, कादंबरी और हर्षचरित। 3 पुस्तक हर्षवर्धन ने खुद भी लिखी थी। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आता है, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। ये सारे के सारे आप सभी को ध्यान रखने हैं क्योंकि पेपर में डायरेक्ट आते हैं भाई। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कि जो हर्षवर्धन है इसने क्या किस चीज़ की शुरुआत करी थी, तो भाई कुंभ मेले की शुरुआत। अब जो राजा है भाई उसके बारे में आप सब ने यो भी पढ़ना चाहिए कि उसने युद्ध कौन सा लड़ा था, तो 634 से 35 नर्मदा नदी का युद्ध। नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध लड़ा था जो कि बीच में होया था हर्षवर्धन वर्सेस पुलकेशिन। पुलकेशिन सेकंड। ये पुलकेशिन द्वितीय कौन था भाई? चालुक्य वंश का शासक था। इसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी। आप सभी को ये ध्यान रखना है। 647 ईस्वी हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। इससे अगला वंश कौन सा आया था? गुर्जर प्रतिहार वंश। कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और इसी तरीके से आप सभी को सारे के सारे टॉपिक्स करने हैं। मैं गारंटी लेता हूँ कि भाई अगर आपने एक बार थोड़ी सी मेहनत कर ली तो वो ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। इस तरीके का टारगेट मैंने आप सभी को दिया है। जो चीज़ मैंने अप्लाई करी है खुद पर और नौकरी लगा हूँ वही चीज़ें आप सभी के साथ ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ। तो आप सभी को सारी चीज़ें फॉलो करनी है। मैं आप सभी को 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनका जिक्र मैंने ऊपर टॉपिक्स में नहीं किया। तो भाई आप सभी को बताना है कि नर्मदा नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। और दूसरा आप सभी ने आंसर देना है, बाणभट्ट ने हर्षचरित में ब्रह्म सरोवर को क्या संबोधित किया है। ब्रह्म सरोवर की जगह क्या लिखा हुआ है वो सभी आप सभी को कमेंट में बता के जाना है। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारा ने।